हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द मंडेरियन एकेडमी। आज का जो हमारा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो कि एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट विजिट हुई थी, तो जो रशिया के प्रेसिडेंट है जो पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बीजिंग की विज़िट की और बीजिंग के अंदर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए और इनकी जो कमेंट्री थी, दोनों का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, ये जॉइंट स्टेटमेंट हमारे इस वर्ल्ड ऑर्डर में एक नई भूमिका लिख रहा है। और ये इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो इनका स्टेटमेंट था वो एक नई पावर का, न्यू पावर का राइज को सिंबलाइज कर रहा है। तो देखते हैं कि आखिर इस डिस्कशन में हमने क्या देखा। सबसे पहली बात, जो ये एडिटोरियल था द इंडियन एक्सप्रेस में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने खुद को अगेन एक टर्म के लिए इलेक्ट कर लिया है, जिससे साल 2030 तक जो रशिया है उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। यानी कि रशिया की जो पॉलिटी है उसके ऊपर एक स्ट्रांग होल्ड किसी रहेगी, व्लादिमीर पुतिन की। और आपको ये भी समझना होगा कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने भी जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनको एक अगेन नेक्स्ट टेन्योर के लिए लास्ट ईयर इलेक्ट किया था। तो ये चीज़ें दिखाती है कि दोनों ही शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट दोनों ही एक लंबे अरसे तक रहने वाले हैं, जो कि आने वाले 5 से 6 साल तक इनकी ही दोनों ही देशों के अंदर पॉलिटिकल कंट्रोल रहेगा। अब आपको ये भी समझना होगा कि जब से व्लादिमीर पुतिन अपने प्रेसिडेंट बने हैं, तो लगभग साल 2002 से लेकर के वो अब तक करीब करीब 19 बार कहाँ पे, चाइना की विजिट कर चुके हैं। तो ये दिखाता है कि इनकी दोनों की कितनी क्लोजनेस है। और ये जो विजिट है उसको एक और चीज़ से समझना होगा कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया ने अपना जो अटैक है उस अटैक में दोबारा से एक एग्रेशन दिखाया है और वो नई टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करने की अपनी चेष्टाओं को पूर्ण कर रहा है। आप समझ गए? यानी कि वॉर फ्रंट पर भी यूक्रेन अपने जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव कर रहा है। और यहाँ पर इन दोनों जब लीडर्स मिले तो यहाँ पे इसकी बात भी हुई कि यूक्रेन और रशिया के विवाद को लेकर के क्या व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। किसकी बात करी इन्होंने? पॉलिटिकल सॉल्यूशन, राजनीतिक समाधान की बात करी। और इसके साथ इस बात को अभी ये भी समझना होगा कि इस राजनीतिक समाधान की बात इसलिए की गई क्योंकि वर्तमान में रशिया जो कि ये युद्ध आई थिंक 24 फैब 2022, तो लगभग 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से प्लस हो चुके हैं। तो 2 साल से चले इस युद्ध के अंदर रशिया दोबारा से अपनी स्ट्रांग पोजीशन बनाए हुए है आज की तारीख में। और इसी स्ट्रांग पोजीशन के कारण ये लोग पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि रशिया को एडवांटेज मिलेगा इस युद्ध के अंदर। अब दूसरा, यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि रिसेंटली परसों ही यूएसए ने दोबारा से, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर लगाने की दोबारा से बात करी है। और ये ट्रेड बैरियर लगाने से आप ये समझ सकते हैं कि जो उनका आपस में दोनों का, यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा था, वो एक नए लेवल पे पहुंच सकता है। अब इस एडिटोरियल में हमको 2-3 चीज़ें दिखाई है। एक, जो चाइना और रशिया और वॉर को लेकर के इनका क्या व्यू पॉइंट है, तो इन्होंने दिखाया है कि जो रशिया और चाइना है इनकी जो पार्टनरशिप है, ये जो एडिटोरियल है वो 3 एस्पेक्ट को कवर करता है। फर्स्ट एस्पेक्ट में ये बता रहा है कि चाइना, रशिया और जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है इसको लेकर के क्या व्यू पॉइंट है। तो आपको समझना होगा, सबसे पहली बात, जो आज रशिया और चाइना की रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेटेजिक रिलेशन बोला गया है। और इस रिलेशनशिप के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और इस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की आज कोई भी लिमिट्स नहीं है, यानी कि नो लिमिट्स। जितनी भी जिसको आवश्यकता होगी वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना आज की तारीख में रशिया को का टॉप सप्लायर है। किस मामलों में? तो ये क्या टॉप सप्लाई करता है? जितने भी प्रकार के ड्यूल यूज़ की टेक्नोलॉजी है। ड्यूल यूज़ की टेक्नोलॉजी से मतलब ये है कि वो सामग्री जो युद्ध में भी काम आ सके और शांति काल में भी काम आ सके, यानी कि उसका पीसफुल यूज़ भी है और उसका वाइल्ड यूज़ भी है। जैसे कि आप बात करें, अगर हम इनकी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो
काफ़ी हाई लेवल पर जो एक्सकवेशन का काम करते हैं, एक्सकवेटर, या फिर जो हम जनरली यहाँ पे हम अर्थ एक्सकवेटर की बात करते हैं, जैसे जेसीबी वगैरह है, तो ये चीज़ें काफ़ी हाई लेवल पे रशिया के द्वारा इंपोर्ट की गई। अब आप सोचो रशिया इसका यूज़ क्या करता होगा, तो रशिया जो उसकी ट्रेंचेस बनाता है यूक्रेन की तरफ एडवांस लेवल पे, उसके अंदर इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है। दूसरा, इसके अलावा जो मशीन टूल्स हैं, फिर आपकी कंप्यूटर चिप्स हैं, तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स रशिया वॉर के अंदर यूज़ कर रहा है। और ये आरोप यूएसए ने भी लगाए हैं, और अभी जो रिसेंटली चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनकी विजिट हुई थी यूरोप के अंदर, और वहाँ पे वो हंगरी और सर्बिया के अंदर गए थे, और मुख्य मुद्दा उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री लगाने की बात थी। तो फ्रांस के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम इस ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी को नहीं भेजेंगे। लेकिन कल जो मुलाकात हुई वो क्लियर दिखाता है कि जितनी आवश्यकता होगी रशिया को, वो सप्लाई कौन करेगा, चाइना करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये बताएगा कि आज अगर हम इतिहास देखें चाइना और रशिया के रिलेशन को, तो चाइना को आप जानते हैं सिनो भी कहते हैं। तो सिनो रशियन रिलेशनशिप की बात करिए, सिनो रशियन रिलेशनशिप की बात करी है, तो जो चाइना के साथ रिश्तों की बात है, तो ये दिखाता है कि एक समय में रशिया और चाइना, ये दोनों ही कंट्री, रशिया और चाइना दोनों ही कंट्री एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी होती थी। और एक ज़माने में जब 1949 के अंदर जब माओ जेडोंग ने इसकी रशिया की यात्रा की थी, तो उनको इवन जो वहाँ के स्टालिन थे उनसे मुलाकात करने का मौका भी नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि जो एक हेड ऑफ द स्टेट है उसको मुलाकात का समय। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब साम्यवाद अपने चरम पे था, तो दोनों ही कंट्री साम्यवाद को फॉलो करती है, तो अपनी अपनी सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए ये एक दूसरे के राइवल थे। परंतु हुआ क्या कि यूएसए ने जो प्रेशर बनाया, उस प्रेशर के कारण रशिया का झुकाव किस तरफ हुआ, रशिया का झुकाव हुआ चाइना की तरफ। और आज जो हम परिणाम देख रहे हैं, ये परिणाम उसी यूएसए के प्रेशर का नतीजा है। आप समझ गए, क्योंकि अफगानिस्तान से भी जो यूएसए की फोर्सेस, यूएसएसआर की फोर्सेस थी, उनको भी दगाया गया। उसके बाद जो चाइना को प्रेशराइज करने के लिए रशिया को जिस तरह से दूर रखा, तो रशिया और चाइना एक दूसरे के नज़दीक आए। आप समझिए, ये चीज़ें हो गई क्लियर। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक कवर करता है वो है कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, भारत के लिए क्या चीज़ें दिखाती है। तो भारत के लिए जो चिंता की बात है, भारत की चिंता को आपको ये समझना होगा कि आज भी लगभग 65% से 70% जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं आपके रशिया से। और ना सिर्फ इक्विपमेंट आते हैं, बल्कि इनकी जो मेंटेनेंस है, और इसकी मेंटेनेंस के साथ जितने भी हमें और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये जो मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर है, ये भी हम कहाँ से करते हैं, ये भी जो रशिया से हमारी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और इसके लिए हम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड है, रशिया के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत को ये समझना होगा कि यदि भविष्य के अंदर यदि चीन और भारत का किसी प्रकार से युद्ध होता है, तो इस युद्ध में रशिया क्या स्टैंड लेगा। और अगर स्टैंड ना भी ले, वो हो सकता है कि रशिया न्यूट्रल स्टैंड अपनाए, तो कोई बात नहीं। पर क्या इस न्यूट्रल स्टैंड के बावजूद जो हमारी 65 से 70% डिफेंस के जो इक्विपमेंट रशिया से आ रहे हैं, रशिया उनकी सप्लाई को फुलफ़िल कर पाएगा, हमारी मेंटेनेंस को फुलफ़िल कर पाएगा? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप जानते हैं कि युद्ध के अंदर सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपकी सप्लाई चेन टूट गई, तो आप ये समझ लीजिए कि युद्ध के अंदर 50% जो आपका तबाही का काम वो चीज़ें कर लेती है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भारत के लिए क्रिटिकल एस्पेक्ट है रशिया और चाइना की रिलेशनशिप के अंदर। ये जो मेन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए। और हमने ये भी देखा है कि इसमें यही चीज़ बताई है जो हमने कल परसों डिस्कस भी की थी कि 1962 के वॉर के अंदर जो हमारा वॉर हुआ था, उस वक्त भी यूएसएसआर ने कोई साइड नहीं ली थी। परंतु 1971 के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ रशिया ने हमारा सपोर्ट, यूएसएसआर ने हमारा सपोर्ट किया था। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके 3 एंगल हमने देख लिए। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था जिसने 3 चीज़ें बताई। क्या बताई? एक, इस युद्ध के और इस मीटिंग के क्या मायने हैं, जिसमें जी और पुतिन ने मुलाकात हुई है, और इससे दुनिया इसको किस प्रकार से देख रही है, और इनकी क्लोजनेस को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब ये जो क्लोजनेस है, इसका वॉर के ऊपर क्या असर है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और भारत के लिए क्या चिंताएं, हमने 3 चीज़ें देखी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा PMLA को लेके है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 2003 का ये ओरिजिनल एक्ट था। इसके अंदर तो आप जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन लिया जाता है वो PMLA के तहत लिया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। आप जानते हैं कि मास स्केल पे ईडी के द्वारा अरेस्ट एक्शंस हो रहे थे, जिसके अंदर वो PMLA का एक्ट लगाते हैं और अरेस्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमने ये देखा है कि आप यदि PMLA एक्ट के अंदर कोई भी अक्यूज़ है और वो अक्यूज़ यदि कोर्ट के अंदर आ रहा है, अगर कोई भी अक्यूज़ है मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाया गया, आरोप भी साबित नहीं हुए, और वो यदि कोर्ट के अंदर पेश हो रहा है, आपने उसको सम्मन दिया है कि आपको कोर्ट में पेश होना है, तो आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो कोर्ट के अंदर जो है सम्मन के रूप में पेश हो गया है। और यदि आपको उसको अरेस्ट करना है, आपको उसकी कस्टडी चाहिए, तो आपको उसके लिए अलग से एफिडेविट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको अरेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि ईडी स्पेशल कोर्ट में जाए और वहाँ से उसकी कस्टडी मंगाए, और कस्टडी मांगने के लिए ईडी को अपने स्पेसिफिक रीजंस देने कि ये चीज़ें हैं, इस कारण से हम ये मांग रहे हैं। तो ये हुआ क्या है, ये एक तरह से थोड़ा सा जो हमारा लिबरल वे है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रीड करने का प्रयास किया गया है। जो इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी होती है, जो हमारी स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है, उसको बचाने का, एक फंडामेंटल राइट्स को बचाने का कोर्ट की तरफ से प्रयास किया गया है। क्योंकि ईडी के द्वारा यदि PMLA के अंदर ट्रायल किया जाता है तो वहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और PMLA को कई बार इसको ड्रैकोनियन लॉ भी कहा गया, आप जानते हैं। और इसके अंदर क्या है कि मतलब ईडी क्या कर सकती है कि अगर उसके पास कोई ग्राउंड है तो विदाउट कंसेंट भी अक्यूज को वो अरेस्ट कर लेती है। ये चीज़ें इस रूल्स हमको समझनी होगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंदर ईडी की पावर्स और ईडी के ऊपर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू पॉइंट ले रहा है। इस व्यू पॉइंट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने देखा कि जिस प्रकार से CBI ने अभी रिसेंटली, और ईडी भी उसमें मेन तौर पे इन्वॉल्व थी, उसने किसको अरेस्ट किया था? ईडी ने अरेस्ट किया था हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अभी रिलीफ दिया और उनको बेल दी 2 जून तक के लिए। समझे? उसको लेकर के भी कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल हुआ, वो भी न्यूज़ आई थिंक मैंने कवर करी, तो वी विल डिस्कस देयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोर्ट जो है वो लिबरल वे में जाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा एक पॉलिटी से लेकर के हमारा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो भी यहाँ पर एक न्यूज़ थी वो आई है, और वो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से। आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स वही हैं जो हमारे पार्ट 3 के अंदर मेंशन है, और पहले मूल रूप से हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। वर्तमान में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल आपके 21 राइट टू लाइफ, उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 से निकलते हैं, ये आपके क्या है? मौलिक अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, और वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अलग से मेंशन है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो राइट है उसके बारे में बात की गई। और आप जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले फंडामेंटल राइट था। इस फंडामेंटल राइट को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया, यानी कि इसको कहाँ से रिमूव किया गया? रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट, और इसको मूव किया गया फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरफ, और इसको इंसर्ट किया गया आर्टिकल 300A। तो यानी कि फंडामेंटल राइट से निकाल करके इसको कहाँ ऐड किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ऐड किया गया, आर्टिकल 300A। अब आपको ये समझना होगा कि 300A के अंदर भी इन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 300A के तहत आपको अगर कोई लॉ नहीं बना है तो फिर क्या, यदि सरकार को किसी प्रकार की ज़मीन का अधिग्रहण करना है तो कानून की उपलब्धता के आधार पर ही करेगा। अदरवाइज किसी की जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मैंडेट दिया है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हम ह्यूमन राइट के दायरे के अंदर भी लेके आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारी 2 जजेस की बेंच थी, जिसके अंदर PS नरसिम्हा और अरविंद कुमार दोनों जस्टिसेस ने अपना निर्णय दिया, और ये कहते हैं कि सरकार आर्टिकल 300A के तहत जब भी कोई काम करेगी
या वो जो राइट टू प्रॉपर्टी का कोई भी अगर आपका लॉ आया है पार्लियामेंट से, उसके तहत काम करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी ज़मीन हड़प लें, उसके लिए एक सेट प्रोसीजर है और आपको वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। और यही फॉलो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति को नोटिस देना है। आप उसको क्या नोटिस दोगे कि उसको मतलब एक तो उसका जानने का हक भी है कि आपने नोटिस दिया है, नोटिस में क्या है, और ये जिम्मेदारी है किसकी, स्टेट की, कि आप उस पर्सन को बताओगे कि हम जो आपकी भूमि का अधिग्रहण करना चाहते हैं उसके पीछे हमारा इंटेंट क्या है, हमारा मकसद क्या है, और हम आपकी ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहते हैं। दूसरा, अब वो जो सिटीजन है या इंडिविजुअल है उसके पास ये हक है कि उसको यदि इस मामले में कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन वो उसके लिए सरकार या फिर कोर्ट उसको सुनेगी। तीसरा बात यह है कि उसके बाद यदि सरकार का किसी प्रकार का डिसीजन है कि हमने आपके एक्वायर करनी है प्रॉपर्टी, तो ये जो डिसीजन सरकार ले रही है उसके बाद जो ऑब्जेक्शन हुआ है, इस ऑब्जेक्शन के पीछे कोई वैलिड रीजंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैलिड रीजन नहीं है और आप कोई ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि आप उस व्यक्ति को बताएंगे कि जिस ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं ये सोलली किसके लिए काम ले रहे हैं, पब्लिक पर्पस, यानी कि पूर्ण रूप से ये समाज के विकास में किसी न किसी प्रकार से भागीदारी में ले रहे हैं। इसके बाद उस व्यक्ति को कंपेंसेशन का पूरा अधिकार होगा। आप उसको जो उसका राइट कंपेंसेशन बनता है वो उसको पैसा देंगे, ठीक है। विदाउट कंपेंसेशन किसी प्रकार से किसी भी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये होगा कि आपको एक समय अवधि के अंदर उस ज़मीन का अधिग्रहण करना है और इस समय अवधि के अंदर अधिग्रहण के साथ आप उसको कंपेंसेशन भी पे करना है। और लास्ट चीज़ ये थी कि इसकी जो अधिग्रहण का प्रोसेस है ये कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिटिगेशन के अंदर छोड़ लिया, आपने ज़मीन ले ली, व्यक्ति को उसका पूर्ण कंपेंसेशन नहीं मिला। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि आपका ह्यूमन राइट है, और इस राइट के अंदर किस प्रकार से यदि आपकी ज़मीन का अधिग्रहण होगा तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है और आपके क्या हक है। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। मैंने आपसे कहा था कि अभी हम जैसे ऊपर एक एडिटोरियल पढ़ रहे थे और जिसके अंदर मैंने कहा था कि ईडी के ऊपर जो पीएमएलए केस के अंदर यदि कोई ट्रायल चलता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अक्यूज को आप ऐसे ही हिरासत में नहीं ले सकते। यदि अक्यूज कोर्ट के अंदर पेश हुआ है तो यदि आपको हिरासत चाहिए तो आपको स्पेशल कोर्ट में जाना पड़ेगा और आपको वैलिड रीजंस देने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने बात करी जो रिसेंटली जो मिस्टर केजरीवाल हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, अभी भी वो उसी पद पे हैं, तो उनको जिस प्रकार से बेल मिली उसको क्रिटिसाइज़ किसके द्वारा किया गया, सॉलिसिटर जनरल। अब सॉलिसिटर जनरल कौन सा होता है, वो सरकार की तरफ से एक अधिकारी होता है जो कि सरकार की तरफ से कोर्ट में केस लड़ता है। तो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं इन्होंने क्वेश्चंस किया कि अरविंद केजरीवाल जो बाहर जाकर के लोगों से कह रहे हैं कि यदि आप झाड़ू को वोट देते हैं तो ये मुझे अरेस्ट नहीं कर पाएंगे और मुझे सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो बातें वो बोल रहे हैं इसका मतलब उन्होंने तो जो ईडी एक संस्था है उसका और कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसका मखौल उड़ाया। परंतु कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था कोर्ट के किसी भी जजमेंट के खिलाफ क्रिटिकल रीजन के बेस पर या फिर क्रिटिकल एनालिसिस के बेस पे उस जजमेंट का कोई आलोचनात्मक पक्ष निकालती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वो कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि हमें क्रिटिकल रीजनिंग को अलाउ करना होगा। जो लोग हैं वो हमारे जजमेंट को क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं और हमें पता है कि हमने उनको अगर उनको हमने बेल दी है तो उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आते हैं वो किस प्रकार से हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो वैक्सीन्स को लेकर के काफ़ी इशू विवाद चल रहा था, उसी के अंदर द हिंदू के अंदर आज एक न्यूज़ थी, वो ये थी कि जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं वो भी रिस्क पे है जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली है। आप समझ गए। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि वैक्सीन है वो काफ़ी चर्चाओं में है और वैक्सीन चर्चाओं में होने के कारण इसको अपने पोर्शन को आपने मजबूत करना है। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ इसको आप जरूर ऐड करें, उसको स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हम भी ये इसमें ऐड कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि जैसा आपने देखा रिसेंटली जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन दोनों ने मिलकर के जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो पुणे में है,
इसके साथ मिलकर के इन्होंने मैन्युफैक्चर करी थी कौन सी वैक्सीन, वो थी कोविशील्ड। अब कोविशील्ड को लेकर के कई आरोप लगे और ये कहा गया कि जो कोविशील्ड है इससे रक्त का थक्का बनता है, हार्ट अटैक की भी समस्या आ सकती है। तो इसको लेकर के कुछ चीज़ें एस्ट्राजेनेका ने बोला, लेकिन वो काफ़ी माइन्यूट है। उसके बाद द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आए और उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन की डिप्लोमेसी है पूरी, वो एक मानवता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि कुछ पहलुओं को हमें इग्नोर करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर कोवैक्सीन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोवैक्सीन का जो भारत ने प्रोडक्शन किया था वो भारत बायोटेक ने किया था, ठीक है। और इसको लेकर के भी रिपोर्ट हुई है, तो ये रिपोर्ट अभी डिस्कशन में है, जब इसके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल आएगा तो हम करेंगे। लेकिन वैक्सीन को लेकर के जो भी आपका सवाल आता है, इसके अलावा हमने वैक्सीन के जो कोविड के भी नए वेरिएंट्स आए थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आपको ये समझना होगा कि जैसे पहले ओमिक्रॉन था, उसके बाद फ्लड था, फिर आपका फ्लर्ट आया। तो ये वेरिएंट आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये वैक्सीन वाली न्यूज़ को भी कवर आप ध्यान रखना आगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया था द हिंदू के अंदर, और वो ये था कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर रहे हैं, कोविड की समस्याओं की बात करी हमने, हम बहुत सारी बीमारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत साइलेंट किलर बीमारी है जिसका नाम है हाइपरटेंशन। और बोला इसको अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, इसको अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो हाइपरटेंशन को बोला है कि इसको पब्लिक अटेंशन देने की आवश्यकता है। बोला क्यों? क्योंकि WHO को कहना है, WHO का ये कहना है कि जो हाइपरटेंशन है वो एक काफ़ी क्रिटिकल समस्या बन रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हाइपरटेंशन को लेकर के उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, ठीक है। तो बोला था कि एक जो साइलेंट किलर है इसके खिलाफ भी हमें लड़ने की आवश्यकता है। अब हमें क्या समझना है कि एक्चुअली हाइपरटेंशन का इशू क्या है। हाइपरटेंशन के इश्यूज़ के कारण कई प्रकार की समस्याएं आपको फील होती है, जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर से आपका कार्डियो जो वेस्कुलर एक्टिविटीज़ है वो प्रभावित होती है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी फेल हो सकते हैं। और मेन रीज़न क्या है इसका भारत के अंदर, तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप देखें भारत के अंदर जो साल्ट है ना, नमक, हम नमक का सेवन जनरली ज़्यादा करते हैं। जो WHO की गाइडलाइंस है वो कहती है कि एक एवरेज व्यक्ति को कितना, 5 ग्राम नमक, एक एवरेज व्यक्ति को 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए, ठीक है। और देखिए 5 ग्राम्स और मोर पर डे, ये मतलब ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 5 ग्राम के आसपास कौन बोलता है? WHO। और भारत के अंदर यदि आप एवरेज देखेंगे तो भारत के अंदर 8 से 11 ग्राम के आसपास, 8 to 11 ग्राम के आसपास नमक का सेवन पर डे किया जाता है, ठीक है। ये आप लिखा है कि जो कि लगभग भारत के अंदर क्या है कि जो WHO की गाइडलाइंस है उससे कितना हो गया, दुगुना हो गया। और इस कारण से ही हमारे यहाँ पर हमें लगभग 1,75,000 डेथ्स भी देखने को मिली। तो आप समझिए किस प्रकार एक छोटी सी चीज़ से हाइपरटेंशन जैसी गंभीर समस्या जो कि साइलेंट किलर है, और उसके खिलाफ आज पब्लिक डोमेन के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है। तो आप समझिए इससे कार्डियोवास्कुलर डेथ्स हो रही है, लोग खत्म हो रहे हैं। 1,75,000 डेथ हो चुकी है, ये आंकड़े WHO मान रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान रही है। तो यानी कि ऐसी बात है कि हाइपरटेंशन एक छोटा मोटा इशू नहीं है, और ये किसी एक ग्रुप से जुड़ा हुआ भी नहीं है। अब इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? सबसे पहला इसमें लिखा है कि आपको इस इशू से लड़ने के लिए एक तो लोगों में अवेयरनेस और जानकारी बढ़ानी होगी, जानकारी बढ़ानी होगी। जब आप जानकारी बढ़ा दोगे, इसके साथ आपको ये भी बताना होगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर, लंबी अवधि के अंदर इसके क्या नुकसान हैं। और हमें ये भी बताना होगा किस प्रकार जैसे एक नमक के सेवन से हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, तो ये सारी चीज़ों को नुकसान पहुंच सकता है। और इन सारी चीज़ों को हमें पब्लिक के सामने एविडेंस के तौर पे तथ्यात्मक रूप से रखने की आवश्यकता है, जिसका प्रचार प्रसार हम मीडिया के हेल्प से, रेडियो, सोशल मीडिया, इन सभी आराम से, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इन सब का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। डन। और इससे जुड़ी हुई और भी कोई लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, और भी कोई लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, उसका भी इससे लिंक पता करके लोगों को जानकारी दे सकते हैं। आप समझ गए, ये बात करिए। इसके अलावा उनका ये कहना है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी फूड रेगुलेशन की बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारा FSSAI है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जैसे वो है, इन चीज़ों को भी और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना होगा। फिर यहाँ पर ये भी कहना था इनका कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे पिकल है, अचार है, उसका काफ़ी सेवन होता है, तो इन सब में नेचुरली क्या होता है, नमक की मात्रा मौजूद होती है। इन सब चीज़ों को भी हमें समझना होगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये चीज़ें ये दिखाती है कि इससे हमें ये समझना है कि इन सारी समस्याओं को आप जानकारी और सूचनाओं के आधार पे
कर सकते हैं। इसमें एक और सजेशन आप लिख सकते हैं कि जितने हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे आपका मॉल हो गया, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, आपके स्कूल्स हो गए, या फिर आपके पब्लिक प्लेसेस हो गए, गार्डन्स हो गए, वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, जो बीपी है उसके इक्विपमेंट इंस्टॉल करने चाहिए ताकि लोग उसको अपनी बीपी को मॉनिटर कर सकें, जिससे उनको लेकर के इसमें अवेयरनेस आए। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे समझनी होगी, और इसमें ये रीज़न यही है कि ये चीज़ लोग इसको समझ भी नहीं रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था जिसको हमने यहाँ बात करी। आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो था, 2 टॉपिक्स हैं, एक तो है रिजर्वेशन को लेकर के। तो ये क्या है, एक ओपिनियन पेज है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, तो एक पक्ष में बात कर रहे हैं, एक विपक्ष में बात कर रहे हैं। तो आपको क्या, रिजर्वेशन इन जॉब्स ओनली बी इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि जो जितनी किसी की जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर हमें उस जाति को या उस भाग को नौकरी देनी चाहिए, उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा है। तो 2 लोगों में, एक हमारे यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन थे सुखदेव थोरट साहब, उन्होंने इसको कवर किया है। दूसरा सुधेंदु कुलकर्णी साहब, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पीएम ऑफिस में थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली जो ये आर्टिकल है ये पॉलिटिकल है, परंतु हमें इस पॉलिटिकल आर्टिकल में हमारे काम की चीज़ देखनी है, और वो काम की चीज़ है कि आखिर क्यों हमें कास्ट सेंसस की आवश्यकता है। किसकी? कास्ट सेंसस की। और कास्ट सेंसस करने के लिए हमें ये समझना होगा कि कास्ट सेंसस क्यों आवश्यक है। तो नंबर 1 चीज़ आपको ये समझनी होगी कि कास्ट सेंसस से हमें क्या मिलेगा, आंकड़े मिलेंगे, और इन आंकड़ों के आधार पे जो हमारा सोशल इकोनॉमिकल जो हिस्सेदारी है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं उनके ऊपर जिसका अधिकार है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको क्या मिलेगा, जानकारी मिलेगा। इस जानकारी के आधार पर ही हम कोई पॉलिसी, सरकार उसको पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकती है। ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कास्ट सेंसस की जिस तरह से मांग हो रही है, उसमें हमें हमारा पक्ष ये रखना है कि हम रिजर्वेशन की पॉलिसी तभी इफेक्टिव तरीके से लागू कर सकते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़े हैं। और आंकड़े सिर्फ जनसंख्या से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना होगा कि उसकी, जिस कास्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस सब कास्ट की बात कर रहे हैं, उसकी सोसाइटी में बैकवर्डनेस कैसी है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, गवर्नमेंट के एक्शन से उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। इसके बाद हमें ये भी जानने का प्रयास करना होगा कि उसका फैमिली डाटा कैसा है, उसकी न्यूट्रिशनिटी का लेवल कितना है, उनका डिस्क्रिमिनेशन कितना हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे तभी हम कोई अच्छी पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने कई बार कवर किया है। यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर ये चीज़ आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्रग के डेवलपमेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया, और इसके अंदर जो प्रोटीन का जो जुड़ाव होता है, तो हमें क्या किया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ऐड करने के लिए, उसके अल्टर करने के लिए 2 प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 इक्विपमेंट्स जो नए हमारे पास अवतार आए हैं। एक का जिसका नाम क्या है, अल्फा फोल्ड, और दूसरा जो है आपका रोज टीटीए फोल्ड। अगर कहीं एग्जाम में ये नाम दिख जाए तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है। तो ये क्या है, प्रोटीन बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए हुए हमारे नए सॉफ्टवेयर हैं या फिर टूल्स हैं। और ये टूल्स क्या करेंगे, आपको ये प्रोटीन के सिंथेसाइसिस में उससे जो चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं जिससे हम ड्रग की डिलीवरी को सही तरीके से कर सकें, उसके ऊपर काम चल रहा है। अब इस सिर्फ इतना ही समझना है, क्योंकि आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ पूछा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ड्रग के डेवलपमेंट के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि 2 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर टूल्स बनाए गए, एक अल्फा फोल्ड है और एक रोज टीटीए फोल्ड है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मेडिसिन सेक्टर के अंदर भी काफ़ी इस्तेमाल है। परंतु आपको ये दिखना होगा कि यहाँ पर इस एडिटोरियल ने ये बताया कि भारत के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए यदि इस प्रकार के आप टूल्स बनाते हो, तो इन टूल्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर 1 बात, इन टूल्स को बनाने के लिए आपको लार्ज स्केल के कंप्यूटर चाहिए। यहाँ पे लार्ज स्केल का मतलब नहीं कि साइज़ बड़ी हो, लार्ज स्केल का मतलब ये है कि वो कंप्यूटर जिनकी ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो बड़ी फास्ट हो। अब ऐसे कंप्यूटर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, खर्चे करने पड़ेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के आप कंप्यूटर्स खरीद तो लो, लेकिन क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीज़ें नई नई आती रहती है, और जब ये नई नई चीज़ें आती रहती है तो इसका मतलब ये है कि इन नई नई चीज़ों के आने से जो पुराना आपने खरीदा उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो एक तो आपका एक्सपेंस,
दूसरा ये कहा है कि यूएसए और चाइना की तरह भारत के अंदर जो साइंटिफिक कम्युनिटी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है उसकी गणना बहुत कम है, हमें उसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। तो ये इस न्यूज़ एडिटोरियल को कवर करके हमने देखा। आज का लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा, और आपने जैसे भी देखा कि रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए और चाइना इसके बीच में दोबारा से एक जो ट्रेड वॉर की कहानी शुरू हो गई। यूएसए और चाइना के बीच में किसकी ट्रेड वॉर की कहानी दोबारा से रिवाइव हो रही है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आपको जानते हैं इलेक्शन में जाने वाला है और उनके ऊपर भी काफ़ी आरोप लगे हैं। तो अब यूएसए ने चाइना के ऊपर दोबारा से इम्पोर्ट ड्यूटीज़ फ्रेश तरीके से लगाने की बात की। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाने का मतलब ये है कि जो माल चाइना से बन के कहाँ आएगा, यूएसए में आएगा, तो यूएसए उसके ऊपर क्या लगाएगा, ड्यूटीज़ लगाएगा। ड्यूटीज़ लगाने से क्या होगा कि वो चाइना का माल यूएसए के अंदर महंगा हो जाएगा और इस माल की वहाँ पर बिक्री नहीं होगी। और बिकेगा कौन सा माल, यूएसए का खुद का माल बिकेगा या किसी और कंट्री से आएगा। ये एडिटोरियल ये दिखाता है कि हम किस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन में जुड़े हुए हैं और इस ग्लोबलाइजेशन को आसानी से हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ नहीं ले जाते। कैसे? अब देखो हुआ क्या कि यूएसए ने क्या बढ़ा दी, चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया। परंतु हमने ये देखा है कि साल 2020 से, जब से 19-20 से ये जो टैरिफ बढ़ाए गए, इस टैरिफ के बढ़ाने के बाद से जो यूएसए का चाइना से ट्रेड थोड़ा सा कम हुआ है, इसमें तो गिरावट आई है, परंतु यूएसए के अंदर वियतनाम के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इंपोर्ट क्या हो गया, बढ़ गया है और वियतनाम एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन के निकला है। परंतु आपको ये भी समझना होगा कि जो वियतनाम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, इसके अंदर एक्चुअली जो इसको रॉ मटेरियल मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, चाइना से। चाइना से यदि रॉ मटेरियल वियतनाम के पास नहीं आएगा तो सबसे पहले हो क्या रहा है, चाइना का रॉ मटेरियल कहाँ पहुँच रहा है, वियतनाम में, और वियतनाम फिर इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके या मेक इन वियतनाम बना करके फिर इसको कहाँ बेचता है, यूएसए में। अब इसे हो क्या रहा है, पहले प्रोडक्ट डायरेक्टली चाइना से यूएसए में जा रहे थे, अब चाइना से कहाँ जा रहा है, वियतनाम, और फिर वियतनाम से जा रहे हैं यूएसए। तो आखिर चीज़ों का सर्कुलेशन तो वैसे ही हो रहा है कि जो कंट्री लीडर है वही लीडर है, परंतु हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक नई कंट्री है उसका डेवलपमेंट हो रहा है और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और यहाँ यही दिखाया गया है कि इस प्रकार से कैसे जो चाइना का 60% मार्केट लॉस हुआ था उसको वियतनाम ने ऑक्यूपाई कर लिया है। लेकिन वियतनाम भी आज किसके ऊपर डिपेंड है, चाइना के ऊपर डिपेंड है। और इसी प्रकार से वियतनाम के अंदर यूएसए से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी चल पड़ी है, जो कि इंडिया के लिए भी एक चैलेंज है। क्योंकि हमने ये देखा कई फैक्ट्री जो चाइना के अंदर लगी हुई थी, वो फैक्ट्रीज हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया में आएंगे, लेकिन वो कई फैक्ट्री कहाँ शिफ्ट हो गई, वियतनाम। तो ये आपको क्रिटिकली थोड़ा सा एनालिसिस करना आना चाहिए। ओके, so this is the end of today's The Hindu and Indian Express analysis. We will meet again tomorrow at the same time. Thank you so much.